नमस्कार। आज हम एक ऐसे सिस्टम को समझने जा रहे हैं जो भारत जैसे विविधता से भरे देशों को एक साथ जोड़े रखता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं संघवाद की। तो इस कहानी की शुरुआत होती है एक सवाल से, एक पहेली जिसका सामना दुनिया के कई बड़े और विविध देश करते हैं। जरा सोचिए, एक ऐसा देश जहां सैकड़ों भाषाएं बोली जाती हैं, अलग-अलग धर्म और अनगिनत संस्कृतियां हैं। इन सबको एक साथ लेकर चलना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है। देखिए, अगर इस संतुलन को ठीक से नहीं संभाला गया तो नतीजा संघर्ष हो सकता है, जैसा कि हमने श्रीलंका में देखा। लेकिन अगर इसे सही तरीके से साधा जाए, जैसा बेल्जियम ने करके दिखाया, तो यही विविधता देश की सबसे बड़ी ताकत बन जाती है और यहीं से हमें हल मिलना शुरू होता है। इस पहेली का जवाब एक खास तरह की राजनीतिक व्यवस्था में छिपा है, जिसे हम कहते हैं संघवाद। अगर बिल्कुल सीधे सीधे कहें तो ये सत्ता को एक जगह इकट्ठा करने के बजाय सरकार के अलग अलग स्तरों में बांटने का एक तरीका है। तो यहाँ सबसे जरूरी फर्क समझना होगा। एक तरफ है एकात्मक शासन, जहाँ सारी की सारी शक्ति केंद्र सरकार के पास होती है, वो राज्यों को आदेश दे सकती है। वहीं दूसरी तरफ है संघीय शासन, जहाँ शक्ति केंद्र और राज्यों के बीच बटी होती है और राज्य सरकारें अपने मामलों में स्वतंत्र होती हैं। और आपको बता दूं, सत्ता के बंटवारे का ये विचार सिर्फ कुछ किताबों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये दुनिया भर में फैला हुआ है। अब यह आंकड़ा देखिए, भले ही दुनिया के 193 में से सिर्फ 25 देशों में संघीय व्यवस्था है, लेकिन दुनिया की 40% आबादी इन्हीं देशों में रहती है। ऐसा इसलिए क्योंकि आमतौर पर ये वही देश हैं जहां विविधता बहुत ज्यादा है और उसे संभालने के लिए एक मजबूत सिस्टम की जरूरत पड़ती है। तो वो क्या चीजें हैं जो संघवाद को कामयाब बनाती हैं? देखिए, इसमें सरकार के कई स्तर होते हैं। हर स्तर का अपना अधिकार क्षेत्र होता है, जिसकी गारंटी खुद संविधान देता है। पैसे कहां से आएंगे, ये भी साफ साफ लिखा होता है। लेकिन इन सब का असली मकसद दोहरा है। एक, देश की एकता की रक्षा करना, और दूसरा, क्षेत्रीय विविधताओं का सम्मान करना और उन्हें जगह देना। लेकिन ये जानना भी जरूरी है कि सारे संघ एक ही तरह से नहीं बनते। मोटे तौर पर इन्हें बनाने के दो मुख्य तरीके हैं। पहला मॉडल है साथ आकर संघ बनाना। इसमें क्या होता है कि कई स्वतंत्र राज्य अपनी सुरक्षा और तरक्की के लिए हाथ मिलाकर एक बड़ी यूनिट बनाते हैं, जैसे अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया। दूसरा मॉडल है साथ लेकर संघ बनाना। यहां एक बहुत बड़ा देश अपनी अंदरूनी विविधता को संभालने के लिए खुद अपनी शक्तियों को राज्यों में बांट देता है, जैसे कि भारत और स्पेन। तो चलिए अब जरा भारत पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जो साथ लेकर संघ बनाने वाले मॉडल का एक क्लासिक उदाहरण है। भारत के संविधान ने शक्तियों का बंटवारा बहुत ही स्पष्ट रूप से 3 सूचियों में किया है। पहली है संघ सूची, जिसमें रक्षा और विदेश मामलों जैसे राष्ट्रीय महत्व के विषय हैं। दूसरी है राज्य सूची, जिसमें पुलिस और कृषि जैसे स्थानीय विषय हैं। और फिर है समवर्ती सूची, जिसमें शिक्षा जैसे विषय हैं, जिन पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। अच्छा, एक सवाल उठता है, उन विषयों का क्या जो इन तीनों में से किसी भी सूची में नहीं है? जैसे मान लीजिए कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। ऐसी अवशिष्ट शक्तियां केंद्र सरकार को दी गई हैं, यानी हमारा सिस्टम भविष्य में आने वाली नई चुनौतियों के लिए भी तैयार है। देखिए, किसी भी सिस्टम की असली परीक्षा तो दबाव में ही होती है। भारतीय संघवाद के लिए पहली और सबसे बड़ी परीक्षा थी भाषा के आधार पर राज्यों का गठन। उस वक्त बहुतों को डर था कि इससे देश टूट जाएगा, लेकिन हुआ इसका ठीक उल्टा। अनुभव ने यह दिखाया कि इससे देश और ज्यादा मजबूत हुआ और शासन चलाना भी आसान हो गया। लेकिन भारत इतना विशाल और विविध है कि सिर्फ केंद्र और राज्य, ये 2 स्तर भी काफी नहीं थे। शासन को आम लोगों के और भी करीब ले जाने की जरूरत थी। और यहीं से विचार आया विकेंद्रीकरण का। इसका मतलब सीधा सा है, जब केंद्र और राज्य सरकारों से कुछ शक्तियां लेकर स्थानीय सरकारों को दे दी जाती हैं। और इसी से जन्म हुआ सरकार के तीसरे स्तर का। ग्रामीण भारत में हम इसे पंचायती राज के नाम से जानते हैं। इसका ढांचा 3 स्तरों पर काम करता है। सबसे नीचे गांव के स्तर पर ग्राम पंचायत, फिर ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति, और सबसे ऊपर जिले की सभी पंचायत समितियों को मिलाकर बनती है जिला परिषद। इस दिशा में एक ऐतिहासिक कदम 1992 में उठाया गया। उस साल संविधान में संशोधन करके लोकतंत्र के इस तीसरे स्तर को पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली और प्रभावी बनाया गया।
अब नियमित चुनाव कराना जरूरी हो गया और साथ ही महिलाओं और पिछड़ी जातियों के लिए सीटें भी आरक्षित की गई। तो आखिर में हम क्या समझते हैं? यही कि संघवाद कोई एक स्थिर किताबी परिभाषा नहीं है। ये एक जिंदा, गतिशील व्यवस्था है जो लगातार एकता और विविधता के बीच एक सही संतुलन खोजने की कोशिश करती रहती है। और यही बात हमें इस अंतिम विचार के साथ छोड़ जाती है कि आखिर ये सही संतुलन है क्या?